शकुंतला के 2 बेटे और 2 बहुएं थी, जिनकी शादी शकुंतला ने बड़ी ही धूमधाम से करवाई थी। शकुंतला के दोनों बेटे विदेश में रहते थे और शकुंतला शहर में अपनी 2 बहू कोमल और पिंकी के साथ रहती थी। कोमल अमीर घर से थी और वहीं पिंकी बहुत ही गरीब घर से थी। गर्मियों का समय था। शकुंतला बाहर धूप से आती है और अपनी बहू को आवाज लगाती है। बहू पानी ले आ, बहुत तेज प्यास लगी है, ना जाने क्यों गला सूखे जा रहा है मेरा। कोमल शकुंतला के लिए पानी लेकर आती है। शकुंतला पानी पीते हुए अपनी बहू से कहती है, बहू थोड़ा ठंडा पानी ले आती, इतनी गर्मी में ये गर्म पानी पिला रही है, इससे अच्छा चाय ही पिला देती। माँ जी, आपको तो पता ही है, इतनी गर्मी में मटके का पानी भी ठंडा नहीं हो रहा है। ये गर्मी भी एक ना एक दिन मेरी जान लेकर ही मानेगी, पता नहीं इतनी गर्मी हो क्यों रही है। शकुंतला और कोमल बात कर ही रहे होते हैं कि तभी शकुंतला की छोटी बहू पिंकी आती है। माँ जी, हम लोग फ्रिज खरीद लेते हैं ना, कब तक हम लोग मटके के भरोसे रहेंगे? इतनी गर्मी में तो मटका भी जवाब दे रहा है। आहा, तुम्हारे घर वालों ने भी फ्रिज का पानी पिया है क्या, जो यहाँ फ्रिज खरीदने की बात कर रही हो? दीदी, अगर मेरे घर वालों ने कभी फ्रिज का पानी नहीं पिया तो क्या हुआ? आपने तो पिया है ना। आप ये बताओ, आप कैसे इस मटके के पानी से गुजारा कर रही हो? जब इस घर में फ्रिज नहीं है तो मटके का पानी ही पीना पड़ेगा। अगर तुमको फ्रिज का पानी पीना है तो अपने घर वालों को बोल देती कि दहेज में फ्रिज दे दें। वैसे भी अपने साथ कुछ लेकर तो आई नहीं हो, गरीब की मरी। आप अपने घर वाले को क्यों नहीं बोल देती हो? आप तो बहुत कुछ लेकर आई थी ना, फ्रिज भी ले आती। मेरे घर वालों को कुछ कहा तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी, समझी? बड़ी आई मेरे घर वालों के बारे में कुछ बोलने वाली। पिंकी और कोमल में देखते ही देखते बहस होने लगती है। दोनों की चिक चिक सुनकर शकुंतला परेशान हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, चुप हो जाओ दोनों, एक पानी के पीछे इतना क्यों लड़ रही हो दोनों? तुम दोनों को फ्रिज का पानी ही पीना है ना, तो अपने पति को बोल दो, वो एक फ्रिज खरीद देगा। हाँ माँ जी, अब सही कह रही हो। मैं आज इनको कॉल करके बोल देती हूँ कि घर में फ्रिज चाहिए, फिर मैं और आप दोनों फ्रिज का पानी पियेंगे। मैं भी अपने उनको कॉल करके बोल दूंगी, तब मैं अपने पसंद का फ्रिज खरीद लूंगी। आप लोगों की पसंद भी 3rd क्लास है। इतना बोलकर दोनों अपने अपने कमरों में चली जाती हैं और अपने अपने पति को कॉल करके सब बता देती हैं। कुछ दिनों बाद दोनों के पति कुछ पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और तीनों सास बहू मिलकर फ्रिज खरीद लेते हैं। तब जाकर उनको पता चलता है कि दोनों के पास जितने पैसे हैं उतने में एक ही फ्रिज आएगा। दोनों उदास हो जाती हैं। अब हम क्या करें? माँ जी, हमारे पास जितने पैसे हैं उतने में तो बस एक ही फ्रिज आ पाएगा। तो क्या हुआ, तुम दोनों मिलकर एक फ्रिज ले लो, दोनों ही एक ही फ्रिज में काम चला लेना। वैसे भी अगर 2 फ्रिज होगा तो बिजली की खपत भी ज्यादा होगी। हाँ दीदी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। एक भी फ्रिज ना आने से अच्छा है कि हम दोनों मिलकर एक ही फ्रिज ले लेते हैं। शकुंतला की बात मानकर कोमल और पिंकी दोनों ही एक फ्रिज खरीद लेती हैं और फ्रिज लेकर घर आ जाते हैं। ये सब विमला देख लेती है और उनके घर आती है। मुबारक हो शकुंतला, तूने भी फ्रिज खरीद लिया क्या? क्या बात है, क्या बात है। ये मैंने नहीं, मेरी दोनों बहुओं ने मिलकर खरीदा है, उन दोनों को ही मुबारक दो। अच्छा अच्छा, तुम दोनों को भी मुबारक। वैसे 2 बहुओं का एक फ्रिज, कहीं दोनों में लड़ाई ना हो जाए। वैसे ये तो बताओ कि इसमें ज्यादा पैसा किसने दिया है? वैसे शकुंतला, तू खूब तरक्की कर रही है। कैसी बात कर रही हैं आंटी जी? मैं बड़ी हूँ तो मैंने ही ज्यादा पैसा दिया होगा ना। आखिर बड़े होने का फर्ज भी तो निभाना है, सो मैंने भी निभा दिया। आप बड़ी हो तो इसका मतलब क्या है? आपने ही ज्यादा पैसे दिए हैं, बल्कि मैंने ज्यादा पैसे दिए हैं। आप झूठ कम बोलो। दोनों में फिर एक बार बहस शुरू हो जाती है। उन दोनों की बहस देखकर विमला बोलती है, देख ले शकुंतला, अभी घर में फ्रिज को तो रखा भी नहीं है और इन दोनों में तू मैं होने लग गई। जब फ्रिज लग जाएगा तब क्या होगा? अगर तू ये नहीं बोलती कि पैसे किसके ज्यादा लगे हैं तो ये बहस ही नहीं होती। तेरी वजह से ही हुआ है सब कुछ। अब यहाँ तो अगर 1 सेकंड भी रुकी ना तो तुझे मैं फ्रिज में जमा दूंगी। शकुंतला विमला को अपने घर से भगा देती है और अपनी दोनों बहुओं को भी शांत करवाती है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और दोनों में आए दिन फ्रिज को लेकर बहस होती ही रहती थी। ऐसे ही एक दिन कोमल के घर से कुछ महंगी मिठाई आई थी। कोमल मिठाई को फ्रिज में रख देती है। कुछ देर बाद पिंकी फ्रिज से पानी निकालने आती है और तभी अचानक उसकी नजर मिठाइयों पर जाती है और खुद से बोलती है, अरे वाह, लगता है आज हमारे घर में कोई आने वाला है, तभी तो इतनी सारी मिठाई रखी है। इनको देखकर तो मुंह में पानी आ रहा है, थोड़ा सा खा लेती हूँ। वैसे भी 1-2 मिठाई कम होने से क्या ही पता चलेगा। पिंकी आसपास देखती है और जल्दी से सभी मिठाइयों के डब्बे में से एक एक मिठाई निकाल कर खा लेती है।
और मुंह साफ करके बाहर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद जब कोमल फ्रिज में मिठाई देखने जाती है तो देखती है कि सभी डब्बे खुले हैं। उसको ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए पिंकी के पास जाती है। पिंकी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मिठाई के डिब्बों में से मिठाई खाने की? कौन सी मिठाई दीदी? मैंने तो कोई मिठाई नहीं खाई, और वैसे भी खाई भी है तो क्या हुआ, फ्रिज तो दोनों का ही है, तो मिठाई भी दोनों की हुई ना। अच्छा, लेकिन वो मिठाई तुम्हारे लिए नहीं थी, समझी? अगर आगे से मेरे किसी भी सामान को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोमल इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। कुछ दिनों बाद पिंकी के मायके वाले पिंकी से मिलने आते हैं। पिंकी ने अपने मायके वालों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर फ्रिज में रख रखी थी, बाकी के कामों में लग जाती है। कुछ देर के बाद कोमल फ्रिज से पानी पीने के लिए आती है और कोल्ड ड्रिंक देखकर खुद से बोलती है, अच्छा तो आज महारानी अपने घर वालों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आई है। आज मैं इसको मजा चखाऊंगी, फिर इसको पता चलेगा कि कैसे दूसरे के सामान को हाथ लगाने पर कैसा लगता है। कोमल जल्दी से पूरी की पूरी कोल्ड ड्रिंक पी लेती है और चुपचाप अपने कमरे में जाकर फोन चलाने लगती है। कुछ देर बाद पिंकी जब कोल्ड ड्रिंक देखने आती है तो उसको फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक मिलती ही नहीं है और वो जल्दी से कोमल के पास जाती है। दीदी, ये आपने बिल्कुल भी सही नहीं किया। क्यों, क्या कर दिया मैंने? तू हर वक्त मुझे से ही क्यों लड़ने के लिए उतारू हो जाती है? आपने सारी कोल्ड ड्रिंक क्यों खत्म कर दी? वो मैंने अपने घर वालों के लिए लाई थी। अच्छा, वो तुम्हारे मायके वालों के लिए थी क्या? मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था। वैसे भी फ्रिज तो हम दोनों का है ना, तो जो सामान फ्रिज में होगा उस पर मेरा भी तो हक होगा ना। मुझे पता है आपने मुझसे बदला लेने के लिए ये सब किया है। आप बड़े घर के लोग ऐसे ही होते हो, दूसरों का सामान चुरा कर पी लेते हो, आप चोर हो। पिंकी के इतना कहते ही कोमल पिंकी को सुनाने लग जाती है और दोनों में फिर एक बार बहस शुरू हो जाती है। ये सारी आवाज शकुंतला तक पहुंच जाती है। उसको दोनों पर बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों के पास जाती है। आज फिर तुम दोनों ने फ्रिज के ऊपर लड़ना शुरू कर दिया। आज इस फ्रिज का तो मैं नाम ही हटा दूंगी। मैं इसे इस घर से ही निकाल रही हूँ। दिमाग खराब कर दिया तुम सबने। आज के बाद तुम दोनों ने फ्रिज का नाम मत ले लेना। नहीं माँ जी, आप फ्रिज को कुछ मत करना। नहीं, आज मैं इस फ्रिज को कबाड़ी वाले को ही बेच दूंगी, ताकि इस घर में फ्रिज को लेकर क्लेश खत्म ही हो जाए। तुम दोनों अपने अपने पैसे लेकर आई हो तो इस घर में तांडव मत करो। अपने आप को मालकिन समझने की जरूरत नहीं है। शकुंतला पिंकी और कोमल को बहुत सुनाती है और फ्रिज को कबाड़ी वाले को बेचने की धमकी देने लग जाती है, जिसके बाद दोनों शकुंतला से माफी मांगते हैं। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हम दोनों आज के बाद मिलजुल कर ही रहेंगे। हाँ माँ जी, हम दोनों एक ही फ्रिज में काम चला लेंगे। अब से हम दोनों किसी भी बात को लेकर नहीं लड़ेंगे। हाँ माँ जी, माफ कर दीजिए। अब हम दोनों फ्रिज के लिए कभी नहीं लड़ेंगी, लेकिन आप बस फ्रिज को कुछ मत करना। दोनों की बात सुनकर शकुंतला अपना फैसला बदल लेती है। शिवानी एक बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी। एक दिन शिवानी अपनी माँ सुनैना के साथ घर में बैठकर टीवी देख रही होती है और टीवी में गलती से वाटर पार्क की एड आ जाती है और उसमें पानी के झूले, राइड्स, ये सब देखकर वो अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना, ये देखकर ही कितना मजा आ रहा है। तो सोचो, अगर हम वहाँ जाएंगे तो कितना मजा आएगा। हाँ, एक तो इतनी गर्मी पड़ रही है, ऐसी जगह पर हम चले जाएं तो कितना मजा आएगा ना। हाँ तो माँ, कर दो टिकट बुक में, चले वाटर पार्क मजे करने। देख तो सही कितने की है। ज्यादा नहीं, बस 1200 की है, कर दो ना टिकट बुक। हाय राम, इतनी महंगी टिकट। रहने दे, कोई जरूरत नहीं है जाने की। जहाँ जाना है अपने पति के साथ जाइयो। अभी तो आप बोल रही थी कि चलते हैं, तो अब अचानक से मना क्यों कर दिया? प्लीज चलो ना। समझ नहीं आ रहा है, अभी तेरी शादी भी करनी है। इतने पैसे उड़ाने लगे तो हो गया हमारा काम। इतना बोलकर सुनैना वहाँ से चली जाती है। लेकिन शिवानी वाटर पार्क जाने का मन बना लेती है और रोज कभी फोन तो कभी टीवी में वाटर पार्क की वीडियोस देखने लगती है। कुछ दिनों बाद शिवानी के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता आता है और सुनैना बात करके रिश्ता पक्का कर देती है। थोड़े ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद शिवानी बहुत अच्छी तरह अपने ससुराल को संभालती है। कुछ दिनों बाद शिवानी का पति किशन शिवानी से कहता है, हमारी नई नई शादी हुई है और हम अभी तक कहीं बाहर घूमने नहीं गए, तो बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, वहीं चलेंगे हम। अभी तो हाँ बोल रहे हो, और जब मैंने बता दिया और उसके बाद मना कर दिया तो? अरे बाबा पक्का, मैं मना नहीं करूँगा। तुम बोलो तो सही, कहाँ जाना है वहीं जाएंगे।
मुझे वाटर पार्क जाने का बहुत मन है। प्लीज वहाँ चलते हैं ना, बड़ा मजा आता है। मैंने ना बहुत वीडियो देखी है और मैं ना वहाँ के स्विमिंग पूल में डांस भी करना चाहती हूँ। बस वाटर पार्क जाने के लिए पूछने में तुम इतना झिझक रही थी। ठीक है, जैसा तुम बोलो, अब हम वाटर पार्क ही जाएंगे। किशन शिवानी की बात मान लेता है और दोनों वाटर पार्क जाते हैं। शिवानी को वाटर पार्क में बहुत मजे आते हैं। मजे करने के बाद वो घर वापस आ जाती है और कुछ ही दिनों बाद शिवानी अपनी सास सुनंदा और किशन से कहती है, इतना टाइम हो गया हम लोग वाटर पार्क नहीं गए, चलते हैं ना। अरे अभी तो गए थे, भूल गई क्या तुम? हाँ, बिना बात के जरूरी है क्या इतनी गर्मी में घूमने जाना? अभी रहने दे, कभी और चली जाइयो। वो तो हम बस 2 गए थे, अब हम सब चलते हैं ना, मजे भी घूम लेंगी। मेरी एक दोस्त है नेहा, वो भी बोल रही थी जाने के लिए, वो भी चल देगी हमारे साथ। अभी क्या जरूरी है, थोड़े दिन बाद चल लेंगे ना। क्या आप भी घूमने जाने को क्या बोल दिया? आप तो छोटे बच्चे की तरह बहाने लगाने लग गए। हाँ बेटा चल ले, मैं भी तो देखूं बहू का वाटर पार्क, रोज रोज वाटर पार्क करती रहती है। चलते हैं एक बार। ठीक है, चलते हैं, जब सब यही बोल रहे हैं। शिवानी की बातों के आगे किशन को झुकना ही पड़ता है और फिर से सारे वाटर पार्क जाते हैं। वहाँ जाने के बाद सुनंदा शिवानी और बाकी सब से कहती है, अरे माँ, आए तो कम से कम एक राइड तो ले लो, फिर बैठ जाना वापस। तू ही जा, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ये। और तुम यहाँ खड़े होकर मुझसे बातें मत करो, जाओ और जल्दी वापस आना। इतना बोलकर सारे वाटर राइड्स के लिए चले जाते हैं और मजे करने लगते हैं और फिर वापस घर आ जाते हैं। और इसी तरह हर 2-3 दिन में शिवानी वाटर पार्क जाने लगती है। अगर उसके साथ कोई नहीं जाता तो वो अकेले ही चली जाती। थोड़े दिनों बाद ही शिवानी फिर किशन से कहती है, चलो ना वाटर पार्क चलते हैं, गर्मी कितनी बढ़ गई है, वहाँ जाकर पानी में बड़ा आराम मिलेगा। पानी तो घर में भी है, यहीं आराम कर लो ना। और वैसे भी तुम्हारा तो रोज का ही हो गया वाटर पार्क जाना। ठीक है, नहीं लेके जाना तो साफ साफ मना कर दो। अब देखना, ना खाना बनाऊंगी ना घर का कोई काम करूंगी, घर में वाटर पार्क बनाऊंगी। शिवानी किशन को बोल ही रही थी कि सुनंदा आती है और बोलने लगती है, बहू तेरा दिमाग क्या वाटर पार्क के पानी में बह गया है? क्यों जिद कर रही है? और मैंने मना कर दिया कि अब कोई वाटर पार्क नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। हाँ, माँ सही बोल रही है, ये क्या बचपना है, ऐसे थोड़ी होता है। तुम्हारे लिए मैं तुम्हें इतनी बार वाटर पार्क ले जा चुका हूँ, अब नहीं प्लीज। पक्का ये लास्ट टाइम है, इसके बाद कभी नहीं बोलूंगी। प्लीज माँ जी आप बोलिए ना, इसके बाद मैं नहीं बोलूंगी। ठीक है, तुम बोल रही हो तो चल लेते हैं, लेकिन ये लास्ट बारी है, फिर मत बोलना कि वाटर पार्क जाना है। शिवानी दोनों को मना लेती है वाटर पार्क जाने के लिए और वाटर पार्क चली जाती है। शिवानी वाटर पार्क से घर आ जाती है तो शाम को उसके शरीर में बहुत खुजली होने लगती है और उसके शरीर में लाल लाल निशान भी बन जाते हैं और वो किशन और सुनंदा के पास जाकर कहती है, ये देखिए ना क्या हो रहा है, मुझे मेरे शरीर में बहुत खुजली हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो होना ही था, तुम्हें पता भी है जो तुम ये वाटर पार्क जाती हो इसका पानी कितना गंदा होता है। कुछ भी बोल रही हो आप माँ जी, अगर पानी इतना ही गंदा होता तो इतने सारे लोग पैसा लगाकर गंदे पानी में क्यों जाते? माँ सही बोल रही हैं, तुम्हें पता भी है वाटर पार्क में रोज 20,000 लीटर साफ पानी डाला जाता है और जब उसे खाली करते हैं तो 20,500 लीटर पानी निकलता है। और तुम्हें तो पता ही होगा ये एक्स्ट्रा पानी कहाँ से आता है। मैं यहाँ अपने शरीर पर हो रहे लाल निशान और खुजली के बारे में पूछने आई थी, वाटर पार्क के बारे में नहीं। तुम पागल हो गई हो क्या? वाटर पार्क का तो भूत ही उतार दो अपने सर से, तुम्हारे शरीर पर खुजली होने लग गई। मुझे सब पता है मुझे ये खुजली क्यों हो रही है, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी और धूप है, इसीलिए मेरा ये हाल हो रहा है। और आप लोग पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। शिवानी किशन और सुनंदा की बात को अनसुना कर देती है और मना करने के बाद भी एक दिन किशन और सुनंदा से छुपते छुपाते नेहा के साथ वाटर पार्क जाती है। कई दिनों तक लगातार ऐसे ही जाती रहती है। एक दिन जब वो अपनी दोस्त नेहा के साथ वाटर पार्क गई होती है तो वहाँ एक बच्चे को अपनी माँ से बोलते हुए सुन लेती है कि उसने वाटर पार्क में सुसु कर दिया है और उसकी माँ भी यही बोलती है कि सब यही करते हैं और कोई बात नहीं। ये सुनकर शिवानी अपनी दोस्त नेहा के पास जाकर कहती है, मेरे पति मतलब मुझे सही बोल रहे थे कि वाटर पार्क में गंदा पानी होता है,
लोग इसी में सूसू भी कर देते हैं। ये तू क्या बोल रही है? ऐसा थोड़ी होता है, तू खुद देख पानी कितना साफ है। मैंने खुद एक माँ और बच्चे की सारी बातें सुनी। मुझे लगता था कि मेरे पति और सास तो मुझे बेवजह ही रोकते हैं। छी, मतलब अब तक हम इस सुसु वाले पानी में मजे कर रहे थे। चल यार जल्दी घर चल, मुझे नहाना है अब घर जाकर पहले तो। शिवानी को अपनी गलती समझ में आती है और वो नेहा के साथ उसी समय वाटर पार्क से निकल जाती है और घर आकर सुनंदा और किशन से कहती है, मुझे माफ कर दो। मुझे लगता था आपको मेरा बार बार वाटर पार्क जाने के लिए बोलना ये गलत है, लेकिन मैंने जब अपनी आंखों से देखा कि वहाँ की सच्चाई क्या है तो मुझे समझ आ गया। अब मैं कभी वाटर पार्क नहीं जाऊंगी। लेकिन तू तो अब भी नहीं जा रही थी ना वाटर पार्क, तो तुझे अब अकल कैसे आ गई? वो मैं आप लोगों से झूठ बोलकर नेहा के साथ वाटर पार्क जाया करती थी और आज जब मैंने खुद ये सब देखा तो मुझे समझ आ गया। चलो, तुम्हें हमारी बात तो समझ आई और इसी बहाने अब तुम्हारा वाटर पार्क का भूत तो उतरा और थोड़ी अकल भी आई। शिवानी को अपनी गलती रियलाइज होती है और वो उसके बाद कभी वाटर पार्क जाने की जिद नहीं करती और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है। अर्शिता सुबह तैयार होकर कॉलेज जाने के लिए निकल ही रही होती है कि तभी उसकी माँ पारो की नजर उस पर पड़ती है। वो उसे क्रॉप टॉप और जीन्स पहने देखकर उसकी कमर के काले तिल को घूरते हुए कहती है, ये लड़की भी ना मेरी एक भी बात सुनने को राजी नहीं है। अर्शिता रुक जा। क्या हुआ माँ? नाश्ता तो कर लिया मैंने, अब कुछ भूल रही हूँ क्या? हाँ, तू ढंग के कपड़े पहनना भूल गई है। ये क्या पेट तक टॉप पहन लेती है, नालायक। माँ इसे क्रॉप टॉप कहते हैं। अच्छा लग रहा है ना? देखो मेरी कमर मस्त लग रही है ना? कमर क्या, कमर पर तो तिल है और वो भी दिख रहा है। और एक बात बता, तेरी कमर का तिल तो बहुत हल्का है तो नजर भी नहीं आता, तो आज कैसे दिख रहा है? ओहो माँ, छिलकाने के लिए ही तो इसे काजल का टीका लगाया है। अपनी पतली कमर पर मैंने काजल से तिल बनाया है, ये भी तो दिखना चाहिए। अरे आग लगे तेरे तिल को, लोग अपने दाग धब्बे छुपाते हैं और तू यहाँ इसे झलकाए फिर रही है। जाके कोई सूट पहन ले। माँ आप भी ना पहनने ओढ़ने पर रोक मत लगाया करो। तभी पारो इधर उधर देखते हुए सोफे पर पड़ा हुआ दुपट्टा लेकर जबरदस्ती उसकी कमर पर बांध देती है। तभी अर्शिता कहती है, ओहो माँ क्या कर रही हो? क्यों मेरा फैशन बिगाड़ने में लगी हो? अब तू सूट नहीं पहनेगी तो तेरी कमर को ढकने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना। चुपचाप जा ऐसे ही और इसे खोलियो मत। ठीक है, हाँ मैं आपसे बहस क्या ही करूँ। वैसे भी गली के पार होते ही दुपट्टा खोल के बैग में डाल लूंगी। इतना कहकर अर्शिता वहाँ से मुंह बनाए चली जाती है। अर्शिता की कमर पर दाईं ओर एक छोटा तिल था जो कि उसकी पतली गोरी कमर को और सुंदर बनाता था। उसे अपनी कमर के तिल पर बहुत घमंड था और पसंद भी था, जिस पर वो बार बार काजल या लाइनर लगाकर उसे और काला कर लेती थी। इसीलिए वो ज्यादातर ऐसे कपड़े पहनती जिसमें उसकी कमर और कमर का तिल दिखाई दे। ये बात अर्शिता की माँ को बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिसके चलते वो उसे रोज खरी खोटी सुनाया करती। एक रोज वो बाजार से घर आ रही होती है, तभी रास्ते में कुछ आवारा लड़के उसकी पतली कमर को देखकर उस पर कमेंट करके कहते हैं, हाय गोरी कमर पर काला तिल, ऐसे मटक मटक के ना चलो जाने मन, कहीं धड़कते धड़कते अटक ना जाए मेरा दिल। अर्शिता गुस्से में उन लड़कों के पास जा ही रही थी कि तभी अचानक विराट नाम का लड़का आ जाता है और एक जोरदार घूसा उस लड़के को मारते हुए कहता है, क्या बे झापड़ी के, बैटरी वाले दिल की फिटिंग कराई हुई है क्या शरीर में? एक उल्टे हाथ का लाफा दूंगा ना, जमीन पर बिखरा नजर आएगा। नहीं नहीं भैया, माफ कर दो, कसम से गलती से मुंह से निकल गई थी। आपका ये तगड़ा घूसा काफी है, माफ करना मैडम। ओए खड़ा क्या है, निकल पतली गली से। इतना कहते ही दोनों वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। तभी अर्शिता मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ती है, तभी उसकी हील टूट जाती है और वो गिरने वाली होती है कि विराट उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। तभी विराट कहता है, आप ठीक हैं? थैंक यू। हील्स को भी अभी टूटना था। वैसे अच्छा सबक सिखाया उन लड़कों को। वो मुझे लड़कियों के साथ बदतमीजी करने वाले पसंद नहीं आते, तो बस गुस्से में। कितना केयरिंग है ये, कितनी किस्मत वाली होगी इसकी गर्लफ्रेंड। वैसे आप सिंगल है? क्या मैं डबल लगता हूँ? अच्छा मजाक करते हैं आप। वैसे मेरा नाम अर्शिता है और आपका? मैं विराट। आपसे मिलकर अच्छा लगा।
दोनों कुछ देर आपस में बातें करते हैं। तभी एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसके बाद दोनों में बातचीत होने लगती है और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। साथ ही अपने घर वालों को अपने रिलेशन के बारे में बताकर उनके आशीर्वाद से शादी के बंधन में बन जाते हैं। शादी के बाद अर्शिता साड़ी पहनना शुरू कर देती है, जिसमें उसकी कमर और कमर का अलग से ही तिल लोगों को नजर आता था। एक दिन जब अर्शिता हॉल में झाड़ू लगा रही होती है, तभी उसकी सास वैजंती की नजर उसकी कमर पर पड़ती है। अरे बहू, ये तेरी कमर पर काला सा निशान कब से है? ये हटता नहीं है क्या? ये, अरे माँ जी, ये निशान नहीं, तिल है। कमर पर तिल? इतना कहकर वो उसके करीब जाती है और उसके पल्लू से तिल को साफ करने लगती है। तभी अर्शिता उसका हाथ झटकते हुए कहती है, ये क्या कर रही है आप माँ जी? तिल है, कोई काला दाग नहीं जो कपड़े से साफ हो जाएगा। हाँ तो चेक करने देना, मैंने इतना काला तिल नहीं देखा किसी का। ये असली है भी या नहीं? क्या माँ जी कुछ भी बोलती है? दूर हटिए, मुझे काम करना है। इतना कहकर वो झाड़ू लेकर कमरे में चली जाती है और आईने में अपनी कमर के तिल को पल्लू से रगड़ कर देखती है तो लाइनर हटने से वो हल्का हो जाता है और ज्यादा नजर नहीं आता, जिसे देखकर वो कहती है, अब तो पता नहीं क्या चल रहा है, मेरी कमर पर कोई तिल भी है। माँ जी को पता लगता तो खामखा मेरा मजाक बनाती। इस तिल को भी मैं परमानेंटली हाईलाइट करवा लूंगी। इतना कहकर वो वापस लाइनर से तिल को गाढ़ा कर लेती है। एक दिन दोनों सास बहू खरीदारी करने मार्केट जाते हैं, जहाँ सामान लेते हुए अर्शिता को एक टैटू की दुकान दिखाई देती है और वो अपनी सास को सामान लेने में बिजी देखकर वहाँ से निकल जाती है और टैटू की दुकान में चली जाती है, जहाँ टैटू आर्टिस्ट के शरीर पर हर जगह टैटू देखकर वो मन में कहती है, यार ये तो टैटू के सारे डिजाइन अपने बदन पर ही बनाए बैठा है। आइए मैडम, कहिए कहाँ और कैसा टैटू बनवाना है आपको? ट्रेंडी टैटू के सभी डिजाइन है मेरे पास। हाँ वो तो दिख ही रहा है। वैसे मुझे टैटू नहीं करवाना, मुझे अपने कमर के तिल को परमानेंटली हाईलाइट करवाना है। जी जी बिल्कुल हो जाएगा। वैसे आप टैटू तिल भी बनवा सकती हैं, बिल्कुल ओरिजिनल तिल जैसा लुक देता है वो। अच्छा, लेकिन मुझे बस अपने कमर के तिल को ही हाईलाइट करवाना है। जी जी अभी हो जाएगा। तभी टैटू आर्टिस्ट टैटू बनाने की मशीन से उसके कमर के तिल को और हाईलाइट कर देता है, जिससे शीशे में देखकर अर्शिता खुश होकर कहती है, उफ, क्या लग रही है मेरी कमर। अब कहूँगी माँ जी से, पल्लू से क्या साबुन से घिसकर देख लो, मेरी कमर का तिल वैसा का वैसा ही रहेगा। यहाँ अर्शिता अपने तिल को देखकर खुश हो रही थी तो वहाँ उसकी सास उसे बाजार में ढूंढ रही थी। तभी अर्शिता पीछे से आकर उसके बगल से जाते हुए कहती है, चलिए माँ जी, हो गई खरीदारी। अरे अरे, कहाँ से टपकी तू और कहाँ थी अब तक? कितनी देर से तुझे ढूंढ रही हूँ। वो मैं चूड़ियों की दुकान पर थी, कह के तो गई थी आपसे, शायद आपने सुना नहीं। चलिए, घर नहीं जाना क्या? इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगती है। तभी चलते हुए वैजंती की नजर उसकी मटकती कमर के तिल पर जाती है, जो अब ज्यादा ही चमक रहा था। गली में पहुंचते ही पड़ोसनों की नजर भी उसकी बहू की कमर के तिल पर टिक जाती है। अगले दिन अर्शिता कहीं बाजार जा रही होती है, तभी उसकी सास उसे टोकते हुए कहती है, अरे कमर पर तिल वाली बहू, जरा साड़ी ऊपर को बांध लिया कर, क्या कमर लचकाए डोलती रहती है? अब जिसकी कमर होगी वो लचकाएगी भी ना, और फिर मेरी कमर की सुंदरता उस पर लगे तिल से है। रहने दे, तिल तो मेरी कमर पर भी है। माँ जी, मुझे तो आपकी कमर दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो कमर से कमरा हो गई है। हाँ तो सब दिन कमर एक जैसी नहीं रहती, बुढ़ापे में तेरी कमर जब कमरा हो जाएगी ना, तब दिखाती रही हो अपना ये कमर का तिल। मेरी प्यारी माँ जी, आपको मुझसे जलन हो रही है? जा, मुझे क्यों होगी तुझसे जलन? ठीक है, आज मैं आपकी कमर का भी तिल देख लेती हूँ। इतना कहकर वो अपनी सास को पकड़ पीछे घुमा देती है तो देखती है कि वैजंती की कमर पर एक बड़ा सा मस्सा है, जिसे देखकर वो कहती है, माँ जी, इसे तिल नहीं मस्सा कहते हैं, और ये कितना बड़ा है। हाँ, एक ही बात है, कमर पर मस्से वाली सास की कमर पर तिल वाली बहू। आप भी गजब ही हो माँ जी।
पीहू अपने कमरे में बिस्तर पर ब्लैक बेडशीट के ऊपर ब्लैक नाइटी पहनकर आराम से सो रही थी। तभी उसकी माँ शीतल उसके कमरे में आती है, लेकिन उसको बिस्तर पर पीहू कहीं नजर नहीं आती। ये देखकर वो बोलती है, ये भगवान, ये लड़की तो कमरे में ही नहीं है। सुबह सुबह कहाँ चली गई? मैं तो तंग आ गई हूँ इससे। इतने में ही पीहू बिस्तर से उठकर बैठ जाती है और ये देखकर शीतल बोलती है, हे भगवान, ये क्या? तू बिस्तर पर ही थी पर मुझे तो दिख ही नहीं रही थी। अब समझ आया क्यों नहीं दिख रही थी। काली बेडशीट पर काले कपड़े पहनकर सोएगी तो नजर कहाँ से आएगी? क्या है माँ, उठते ही सुनाने लग गई। आपको तो पता है मुझे ब्लैक कलर कितना पसंद है, इसीलिए मैंने ये ब्लैक बेडशीट बिछाई थी अपने कमरे में। अब आप जाओ यहाँ से, मुझे नहाना है, कॉलेज भी जाना है। हाँ आजा, मैंने तेरे लिए तेरी पसंद का पराठा बनाया है। शीतल इतना बोलकर चली जाती है और पीहू नहा धोकर अपनी एक ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहनकर नीचे आती है और नाश्ते की टेबल पर बैठकर बोलती है, माँ लाओ, अब दिखाओ क्या बनाया है मेरी पसंद का, और ऐसा कौन सा पराठा है जो मुझे बहुत पसंद आएगा। शीतल एक प्लेट में जला हुआ पराठा लेकर आती है और पीहू के आगे रखते हुए बोलती है, ये ले तेरी पसंद का ब्लैक पराठा, बड़ी मेहनत से तैयार किया है मैंने। ये क्या है, जला हुआ पराठा? माँ मजाक कर रही हो? आपने सारी मेहनत इसे जलाने में लगा दी। तुझे तो ब्लैक कलर पसंद है ना, तो पराठा काला बनाने का मुझे कोई और उपाय नहीं सूझा। रहने दो, आपने मुझे नाश्ता करने के लिए नहीं, मेरी पसंद का मजाक बनाने के लिए बुलाया है। मुझे कुछ नहीं खाना, मैं जा रही हूँ कॉलेज। रुक जा, मैं क्या तुझे भूखा जाने दूंगी? चॉकलेट शेक बनाया है, अभी लाती हूँ। शीतल पीहू को चॉकलेट शेक लाकर देती है और उसको पीने के बाद वो कॉलेज के लिए निकल जाती है। ब्लैक लवर होने की वजह से कॉलेज में सभी पीहू को ब्लैक क्वीन कहकर बुलाते थे। दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद अभिनव नाम के एक लड़के का रिश्ता पीहू के लिए आता है और जो अपनी मां निर्मला के साथ उसको देखने उसके घर भी आता है, जहां पीहू एक ब्लैक सूट पहनकर हाथों में ब्लैक टी लिए आती है और निर्मला को चाय देते हुए बोलती है, लीजिए आंटी जी, चाय पीजिए। बिटिया ये क्या, इसमें दूध डालना भूल गई क्या? ये चाय तो एकदम काली है। हाँ आंटी जी, ये ब्लैक टी है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। वो क्या है ना बहन जी, मेरी बेटी को काला रंग बहुत ज्यादा पसंद है। वो तो शुक्र है भगवान ने इसको चेहरा सफेद मतलब गोरा दिया है, वरना काले चेहरे पर काला सूट ऐसे लगता जैसे चलता फिरता कोयला। आप तो बहुत मजाकिया हैं बहन जी। वैसे मुझे आपकी बेटी पसंद है और मेरे बेटे को भी। मैं तो जल्दी से जल्दी इसको अपने घर की बहू बनाना चाहूँगी। अरे बहन जी ने की और पूछ, मैं आज ही पंडित जी को बुलाकर शुभ मुहूर्त निकलवाती हूँ। शीतल शाम को अपने पंडित जी से बात करके 2 हफ्ते बाद का एक शुभ मुहूर्त निकलवाती है। अब दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है और शादी का दिन आता है, जहां बारात में आए सारे बाराती दुल्हन को देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि दुल्हन लाल, गुलाबी, पीले, नीले लहंगे के बदले आई थी तो ब्लैक कलर के लहंगे में। काले लहंगे में दुल्हन को देखकर सभी बातें बनाने लगते हैं। स्टेज पर आने के बाद अभिनव भी पीहू से धीरे से बोलता है, ये क्या, शादी में कोई दुल्हन ब्लैक लहंगा कैसे पहन सकती है? मैंने कहा ना, मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है। मैं अपनी शादी में भी अपने पसंद का कलर ही पहनूंगी। पीहू के ब्लैक लहंगे पहनने से वहाँ मौजूद सब लोग हैरान थे, लेकिन किसी तरह शादी की सभी रस्में होती है और शादी के बाद जब अभिनव पीहू को लेकर घर पहुँचता है तो दरवाजे पर खड़ी पीहू की सास निर्मला उसको काले रंग के लहंगे में देखकर कहती है, हाय हाय बहू, ये क्या, तूने अपनी शादी में काला लहंगा पहना था? तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया? अरे शुभ कामों में काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। पर माँ जी, मुझे तो बस ब्लैक कलर पसंद है और शादी एक बार ही तो होती है, तो मैं क्यों ना पहनूं अपनी शादी में ब्लैक कलर का लहंगा। माँ रहने दो, पहले ही इस बात पर मैं पीहू को बोल चुका हूँ। अब शादी तो हो गई है ना, आप गृह प्रवेश करो और अंदर आने दो हमें। निर्मला अपने बेटे बहू का स्वागत करके उनको अंदर आने को कहती है। किसी तरह वो दिन निकलता है, लेकिन ससुराल के पहले दिन पीहू तैयार होकर एक ब्लैक कलर की साड़ी पहनकर
ब्लैक ही कलर की चूड़ियां और ब्लैक कलर का मेकअप करके नीचे आती है और ये देखकर निर्मला डरते हुए कहती है, हे भगवान, बहू क्या है ये? अंधेरे में पैदा हुई थी क्या जो तुझे ये काला रंग इतना पसंद है? अरे तेरी माँ ने शॉपिंग के टाइम तुझे बोला नहीं कि काले रंग के कपड़े नहीं खरीदते? माँ जी, शादी की सारी शॉपिंग मैंने खुद करी थी, वो भी माँ से छुपाकर, क्योंकि मुझे पता था माँ भी नहीं पहनने देती मुझे ब्लैक कलर। वैसे आपको एक बात बताऊं, ब्लैक एक रॉयल कलर होता है, बहुत ही क्लासी लगता है। भाड़ में जाए तेरा क्लास। यहाँ लोग इसको शादी के पहले ही दिन काले कपड़े में देखेंगे तो कहेंगे निर्मला बहू नहीं, काले जादू वाली चुड़ैल लाई है। माँ जी तो खुद में ही खो गई। चलो मैं जाकर अपनी पहली रसोई की रस्म को पूरा करती हूँ। पीहू रसोई में जाकर मीठे में हलवा बनाती है, लेकिन उसको भी ब्लैक कलर देने के लिए उसमें ब्लैक फूड कलर मिक्स कर देती है। और जब कुछ देर में बाहर नाश्ते के लिए बैठे अभिनव और निर्मला के आगे ब्लैक हलवा आता है तो ये देखकर वो बोलते हैं, बहू ये क्या है? अरे तेरा कपड़ों और चीजों को लेकर ब्लैक कलर का क्रेज तो हम एक पल के लिए बर्दाश्त कर भी ले, लेकिन ये खाने को भी काला करके ले आई। ये जला हुआ हलवा खिलाएगी क्या अब अपनी पहली रसोई में? सच में पीहू जी, देखिए बहुत लोग ब्लैक लवर होते हैं, लेकिन ऐसे आपकी तरह पागल नहीं है वो। किसी चीज का शौक एक हद तक ही सही रहता है। अरे माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। ये हलवा ब्लैक कलर का दिख जरूर रहा है, लेकिन ये वो नहीं है जो आप समझ रही हैं। ये हलवा जला नहीं है, बल्कि मैंने इसे काला करने के लिए फूड कलर मिलाया है। ये सुनकर अभिनव और निर्मला हलवा चखते हैं और उनको वो पसंद आता है। तो उस समय तो वो उसकी इस काले रंग की दीवानगी को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन पीहू का तो रोज ही ये काम शुरू हो गया था। वो कुछ भी बनाती तो उसमें ब्लैक रंग का फूड कलर मिक्स कर देती, कपड़े भी काले ही पहनती। अभिनव और निर्मला की बातों का उस पर कोई असर नहीं होता। ऐसे ही एक दिन पीहू अभिनव के साथ बाहर घूमने जाती है तो उसमें भी वो ब्लैक टॉप के साथ ब्लैक जीन्स ही पहनती है और बाहर गर्मी ज्यादा होने के कारण उसको बहुत पसीने आने लगते हैं। ये देखकर अभिनव बोलता है, क्या हुआ पीहू, तुम ऐसे पसीने से क्यों भीगी हुई हो? पता नहीं अभिनव जी, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और बहुत बेचैनी भी हो रही है। ऐसा तो होगा ही, क्योंकि तुमने ये गर्मी में काले कपड़े जो पहने हुए हैं। अरे ब्लैक कलर हीट को ऑब्जर्व करता है और बाहर नहीं जाने देता, इसलिए तुम्हें गर्मी भी लग रही है और बेचैनी भी हो रही है। अभी भी समय है, चलो घर जाकर कपड़े बदल लो। नहीं, मुझे ये टॉप बहुत पसंद है। मैंने स्पेशली आपके साथ बाहर घूमने जाने के लिए लिया था, इसीलिए इसी में घूमने जाएंगे। चलो आप, मैं ठीक हूँ। पीहू की जिद उसे ब्लैक कलर से दूर नहीं जाने देती और पूरा दिन गर्मी में वो पसीना बहाती रहती है। लेकिन शाम होते होते उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है और वो एकदम से बेहोश हो जाती है। अभिनव उसको जल्दी से घर ले जाकर डॉक्टर को भी बुलाता है। कुछ देर में जब पीहू को होश आता है तो डॉक्टर उससे बोलते हैं, कैसी हो पीहू जी? अब बताओ, आपको बेचैनी तो नहीं हो रही ना? जी नहीं डॉक्टर, लेकिन ये क्यों हुआ था? मैं अचानक बेहोश क्यों हो गई थी? पहले आप अपने कपड़े देखिए। पीहू खुद पर नजर डालती है तो उसके कपड़े बदले होते हैं और उसने एक लाइट कलर का आउटफिट पहना हुआ था। ये देखकर वो बोलती है, मेरे कपड़े किसने बदले? मैंने, डॉक्टर के कहने से। मैंने सुना आपकी फैमिली से कि आप ब्लैक लवर हैं, लेकिन गर्मियों में बाहर ब्लैक आउटफिट में घूमना आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि ब्लैक कलर हीट ऑब्जर्व करता है। इससे आपको बेचैनी हो सकती है और ज्यादा समय ये बेचैनी रही तो हार्ट अटैक आने की संभावना भी हो सकती है। इसलिए कपड़े मौसम के हिसाब से पहनिए। और भगवान ने इतने रंग इसलिए बनाए हैं ताकि आपकी दुनिया एक दो रंगों में सिमट कर ना रह जाए। आपने सही कहा डॉक्टर, आज पूरा दिन मैं कितनी परेशान थी मैं ही जानती हूँ, लेकिन अब मुझे सबक मिल गया है। मैं ब्लैक लवर तो रहूंगी, लेकिन लिमिट में, और बदलते मौसम के हिसाब से रंग और कपड़े दोनों बदला करूंगी। कहते हैं ना, इंसान ठोकर खाने के बाद ही समझता है। पीहू को भी जब ठोकर लगी तो उसको भी अपने काले रंग के अलावा दुनिया में और भी रंग हैं इसका पता चला। खैर, आप बताइए आपको कौन सा कलर पसंद है और क्या आप भी पीहू की तरह अपने फेवरेट कलर के लिए क्रेजी है? पुनीत एक गांव में रहने वाला अमीर जमींदार था, लेकिन पुनीत को अपने दोस्तों के साथ घूमना बहुत पसंद था।
पुनीत एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा पैसे वाला आदमी था, लेकिन वो फिर भी गांव में अपने दोस्तों की तरह ही खेती बाड़ी करता था और उनकी तरह ही देसी अंदाज में रहता। एक दिन पुनीत की माँ मंजीरी पुनीत से कहती है, अरे कब तक तू इसी तरह अपने निकम्मे दोस्तों के साथ घूमता रहेगा? शहर जा, पैसे कमा। तू तो पढ़ा लिखा गवार बना घूम रहा है। अपने बीवी के आने के बाद भी यही करेगा क्या? अरे मैया मोरी, आप बिल्कुल ही बातवा को समझत ही नहीं हो, एक ही बातवा को लेके बैठी हो। पहले तो तुम मुझसे ढंग से बात कर। तू अभी अपने दोस्तों के साथ नहीं है जो बिल्कुल भोजपुरी में बात कर रहा है। ईमे का दिक्कत बा, वैसे भी भोजपुरी में करी या हिंदी में, बात तो एक ही बा। अपने पिताजी का काम में हाथ बटा तू, लेकिन नहीं, तुझे तो अपने दोस्तों के साथ खेती बाड़ी करनी है। उमे भी तो पैसा ही आवत है ना। तुझे मैं क्या समझा रही हूँ और तू क्या समझ रहा है? एक काम कर, तू वहीं जा अपने दोस्तों के साथ और कर खेती बाड़ी। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया बात बोली हो बाप। अच्छा, अब हम जावत हैं। हाँ जा तू, तेरी बीवी आएगी तब देखती हूँ मैं भी। आने तो दीजिए पहले हमरी उनको। इतना बोलकर पुनीत वहाँ से चला जाता है और खेत में अपने दोस्त पप्पू के साथ खेती करने लगता है। और वहीं थोड़ी देर में एक निहारिका नाम की बहुत ही खूबसूरत सी लड़की आती है। पुनीत उसे देखते ही उसे पसंद करने लगता है। पुनीत हिम्मत करके निहारिका के पास जाकर बोलता है, आप कोई नई है का इस जगह पर? पहले तो कभू ना देख ली तो के। सॉरी, आप थोड़ा हिंदी में बोलोगे? मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। अरे मैडम, पुनीत भैया ये कह रहे हैं कि आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। हमें आवत है हिंदी। पप्पू, तुझे बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही बता सकते हैं। हम तो बस आपका ही रास्ता साफ कर रहे थे। आप दोनों खुद ही सारी बातें कर लेंगे क्या? मैडम जी, आप बताइए, आप यहाँ कैसे आई हो? वैसे आप ही बात करो ना, जैसे अभी बात कर रहे थे। लेकिन आपको समझ नहीं आएगा वो। कोई बात नहीं, आप समझा देना। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। तो बतावा, आप यहाँ कोनो काम खातिर आई हो का? पुनीत और निहारिका इसी तरह बातें करने लगे और पुनीत निहारिका को जब समझ में नहीं आता तो वो उसे समझा देता। दोनों की बातें और मुलाकातें बढ़ने लगती है और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। पुनीत ने कुछ दिनों बाद निहारिका को शादी के लिए प्रपोज किया और निहारिका ने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के कुछ दिनों तक तो दोनों के बीच सब ठीक चलता है। कुछ दिनों बाद पुनीत निहारिका से कहता है, अरे ओ, सुनती हो, तनिक बाहर तो आवा। ये क्या, हमारी शादी हो गई, अब तो हिंदी में बात किया करो। ये भाषा तो तुमको भी अच्छी लागत है ना, तो अब का परेशानी आ गई? शादी से पहले अच्छी लगती थी, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि मैं खुद भी तुम्हारी तरह देसी बन जाऊंगी, तो मुझसे तुम हिंदी में बात किया करो। अरे मेहरारू जी, गुस्सा थूक दीजिए ना। अब हम आपसे हिंदी में बात करें या देसी में, लेकिन समझ तो फिर भी जाओगी ही। हाँ ये ठीक है, अपनी बात में घुमाओ मत मुझे। तुमको नहीं तो कोनो औरों को घुमाई। वो सब तो ठीक है, लेकिन कब तक तुम यहीं गांव में पड़े रहोगे? यहाँ से बाहर तो निकलना पड़ेगा ना तुम्हें। अरे तुम भी ना, यहाँ से काहे निकलना है? यहाँ सब तो है, हम हैं यहाँ, तुम हो यहाँ, और क्या चाहिए? अरे मेरे देसी सैया, आगे के भविष्य के लिए। पहले हम आपको तो निहार ले हमारी निहारिका जी, भविष्य बाद में देख लेंगे। पुनीत अपनी बातों से निहारिका को मना लेता है। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन बहुत दिनों तक जब ऐसा ही चलता रहा तो निहारिका को पुनीत के देसी होने से चिढ़ होने लगती है और वो किसी न किसी बात को लेकर पुनीत को सुनाने लगती है। ऐसे ही एक दिन निहारिका मंजीरी के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। तभी सामने से पुनीत आकर कहता है, हमार धोती कुर्ता तो दे दो, हम तनिक बाहर से टहलाई। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कहीं बिजनेस विजिट के लिए जा रहे हो। चाहो खुद निकाल लो। अब क्या हुआ? जब मैं बोलती थी समझ नहीं आता था, अब सही है। इनमें कोई बड़ी बात थोड़ी बा, ये तो होत रहता है। मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि हिंदी में बात किया करो। ये क्या है, क्यों गवारों की तरह बात करते हो? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल गवार लगते हो तुम। देसी देसी ना बोला कर छोरी रे, इस देसी की फैन ये दुनिया हो रही रे। कोई नहीं होता देसी का फैन, बस ये टीवी में ही अच्छा है। अरे तुम यहाँ से जा रहे थे ना, दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? अच्छा, तुम लोगन के ना अच्छा लगा ये गाना तो कोनो बात नहीं, हम चलत हैं। निहारिका पुनीत की हमेशा हर किसी के आगे पुनीत के देसी होने पर बेइज्जती करती थी।
लेकिन पुनीत को निहारिका की बातों का बुरा नहीं लगता था। वो निहारिका की बातों को मजाक में लेता था। कुछ दिनों बाद निहारिका के घर में निहारिका की सहेली रिया आती है और निहारिका से कहती है, अरे यार तू तो शादी के बाद भूल ही गई। नहीं यार, मैं कहाँ तुझे भूल सकती हूँ। ये सब छोड़ और अपने पति से तो मिलवा, मैं भी तो देखूं अपने जीजा जी को। हाँ ठीक है, रुक अभी बुला। निहारिका पुनीत को बुलाती है और रिया से मिलवाते हुए कहती है, इनसे मिल, ये है मेरे देसी सैया। देसी सैया, ये कैसा नाम है? अभी ये जब बोलेंगे ना तो खुद ही समझ जाएगी। सुनिए जी, जरा बोलना। रिया जी प्रणाम, हम निहारिका जी के पति। इसमें क्या देसी है? ये तो बड़ी ही तमीज से बात कर रहे हैं। रुक तो सही, पूरा तो सुन। हमका ता ई नहीं समझ आवत है कि निहारिका जी हमरे पर इतना काहे हंसत हैं। हम तो केवल देसी हैं, जानवर थोड़ी हैं। अरे वाह, तू तो सुबह शाम हंसती ही रहती होगी अपने देसी सैया के साथ। यार मैंने इनके देसी अंदाज को पसंद करके शादी तो कर ली, लेकिन अब इनको किसी से मिलवाने में मुझे बड़ी शर्म आती है। वो तो तू थी, इसीलिए सबको सच बता दिया, वरना किसी और के सामने होती तो बड़ी मुश्किल हो जाती। नाम बहुत ही अच्छा है, निहारिका का देसी सैया। तू भी मजाक उड़ा ले। तुझे यहाँ मैंने अपना दोस्त समझकर सब बताया, लेकिन तू भी बाकी सबकी तरह निकली। अरे तू बुरा क्यों मान जाती है? मैं तो बस मजाक कर रही थी। निहारिका और रिया की बातों को सुनकर वहीं खड़ा पप्पू आता है और बोलता है, भाभी अगर आपको इतना ही भैया के देसी होने से चिढ़ थी तो शादी क्यों की? अरे पप्पू कोनो बात नहीं है, निहारिका जी को हमारा देसी होना अच्छा नहीं लागत है तो बोल देती हैं, इनमें कौन सा बड़ी बात है। सही तो बोल रहे हैं तुम्हारे भैया। आपको शायद पता नहीं है भाभी, भैया बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं और लेकिन वो आपकी तरह हर बात को चढ़ा बढ़ा कर नहीं बताते हैं। इतने ही पढ़े लिखे हैं तो ये देसी बनकर क्यों रहते हैं? आप भी तो बिल्कुल मॉडल बनकर रहती हो। जब आप लोगों को कोई टोकता नहीं है या कुछ बोलता नहीं है तो भैया के देसी होने पर क्यों बोल रही हो? लेकिन जब इन्हें बुरा नहीं लग रहा तो तुम क्यों बीच में आ रहे हो? बुरा लगता है तो भी भैया आपको कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको बुरा ना लग जाए। और वैसे भी आप ये बताओ, शहर वालों की तरह कभी आपकी कहीं भी भैया ने आपकी तरह बेइज्जती की है? जी नहीं। तो यही तो फर्क है देसी लोगों में, वो आपकी इतनी इज्जत करते हैं जबकि वो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपको तो बस अपने आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। बात तो सही बोल रहे हैं ये। जीजा जी मुझसे भी इतनी तमीज से बात कर रहे थे। निहारिका को अपनी गलती समझ में आती है और वो पुनीत से कहती है, मुझे माफ कर दो। कोनो बात नहीं, आप और हम अलग थोड़े हैं और वैसे भी आपकी बातों का हम बुरा नहीं मानते। मुझे समझ आ गया है और अब मुझे अपने देसी सैया से कोई परेशानी नहीं है। पुनीत निहारिका को माफ कर देता है और निहारिका ये सब मंजीरी को भी समझाती है और उसके बाद निहारिका को पुनीत के देसी होने से कभी कोई परेशानी नहीं होती और पुनीत भी निहारिका से कभी देसी अंदाज में बात करता तो कभी शहरी अंदाज में और दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।